नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 के मिड टर्म अप्रेजल या छमाही परीक्षा की तरह देखा जा रहा है। 10 मार्च के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी रणनीतिकारों के हौसले बुलंद कर दिए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत ने बीजेपी महारथियों को बेचैन जरूर कर दिया होगा। कांग्रेसी दिग्गजों की चिंताएं और बढ़ गई होंगी। दिल्ली मॉडल दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत हासिल की और अब उसकी नजर गुजरात विधानसभा चुनाव पर है, जहां 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक उसी समय हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी की कोशिश इन दोनों राज्यों में सियासी समीकरण बदलने की होगी। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद आगे होने वाले चुनाव में किस तरह के बदलाव दिखने तय हैं। अगर पार्टियां चुनाव में लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर वोट लेती हैं, तो लोग अपने वोट के बदले सत्ता से किस तरह की उम्मीद करते हैं। क्या हमारे लोकतंत्र में एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो वाली प्रवृत्ति तेजी से मजबूत हो रही है? क्या आने वाले चुनाव में महिलाओं को साधने की सियासी कोशिशें तेज होंगी? जाति आधारित राजनीतिक दलों का भविष्य क्या है? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा या आपस में ही उलझता रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले पाएगी? ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम मेकिंग ऑफ वोट बली में। मेकिंग ऑफ वोट बली, हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम किसी फिल्म से प्रेरणा लेकर नहीं रखा। इसके पीछे सोच यह है कि देश की चुनावी राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, जिसमें एक बड़ा सिस्टम काम करने लगा है। वोटरों के दिल और दिमाग तक पहुंचने के लिए महीनों पहले काम शुरू हो जाता है। पश्चिमी देशों की तरह स्पिन डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट्स का रोल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव में लोगों का वोट हासिल करना कला, विज्ञान और समाज शास्त्र तीनों का संगम बनता जा रहा है। ये चुनाव जीतने और वोटरों के दिल में जगह बनाने की जद्दोजहद है कि 10 मार्च को नतीजे आने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों से आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में पूरी शिद्दत से जुड़ी हुई है और पार्टी को पंजाब के नतीजों से नई ऊर्जा भी मिली है। पर बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात का गढ़ अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहेगी। गुजरात में पिछले 24 साल से बीजेपी सत्ता में है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब पार्टी को कहां से चुनौती मिल रही है। ऐसे में यूपी में प्रचंड जीत के जश्न के बाद पीएम मोदी मिशन गुजरात पर निकल गए। उन्होंने रोड शो के दौरान सूबे के लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि उनका दिल हमेशा गुजरात के लिए धड़कता रहा है। ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। 2017 के गुजरात चुनाव में लंबे समय के बाद बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली और बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 यानी 99 सीटें ही बीजेपी की खाते में आई। कमल की राह में कांटों को देखते हुए बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट तक बदल दी। मोदी और शाह दोनों गुजरात को साधने की जुगत में अभी से जुट गए हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधीनगर और हिंदुस्तान अकेला ऐसा है कि जिसके पास ये 2 यूनिवर्सिटीज है।
दरअसल गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी ने कमल के लिए पूरे देश में जमीन तैयार की थी। ऐसे में मोदी के मिशन 2024 के लिए गुजरात अहम पड़ाव है, जिसे जीतना बहुत जरूरी है। मोदी और शाह दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अब गुजरात में बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है। गुजरात के लोग जो है थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन बदलते जो परिमाण है हम देख रहे हैं कि अभी बाकी सब स्टेट्स में भी हुआ है। केजरीवाल को दिल्ली को छोड़ के पंजाब में भी सफलता मिली है और गुजरात में आप कह सकते हो कि सूरत में उनके 27 कॉर्पोरेटर्स चुनाव जीत के आए। पंजाब में जीत से बम बम आम आदमी पार्टी गुजरात से यूपी तक तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जोड़ने की मुहिम में लग चुकी है। हिमाचल में भी तिरंगा यात्रा निकालकर आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी 68 सीटें 68 सीटें सभी पे लड़ेगी, एक भी सीट को छोड़ेंगे नहीं। और हिमाचल के अंदर पूरा फोकस करेंगे, जैसे पंजाब में किया था। जैसे पंजाब में जीत दर्ज कराई है, ऐसे हिमाचल के अंदर। मिशन गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी अपने कई नेताओं को रवाना कर चुकी है, यानी आने वाले दिनों में गुजरात के रण में बढ़त के लिए नए नए फॉर्मूले और दाव आजमाए जाएंगे। आज से ठीक 5 साल पहले जब यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की, उसके ठीक बाद मैंने अपने खास कार्यक्रम मोदी का विजय मंडल में आपको बताया था कि बीजेपी जिस तरह मोदी सरकार की योजनाओं के जरिए समाज के हर व्यक्ति की जेब और किचन से सीधा रिश्ता बनाने में जुटी है, उसका दूरगामी असर भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं में दिखना तय है। और ऐसा ही हुआ। मोदी की गरीब बनाम अमीर की लड़ाई में सूबे की कास्ट पॉलिटिक्स को क्लास पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट कर दिया। इस बार के चुनाव को देखकर मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में महिला वोटर बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर देखने की प्रवृत्ति और तेज होगी। सभी सियासी पार्टियां महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए मेकिंग ऑफ वोट बली की राह पर आगे बढ़ेंगी। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इनकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अलग तरह की राजनीति करने में यकीन करते हैं। परंपरागत वोट बैंक की राजनीति के बीच से कमल खिलाने के लिए उन्हें नया वोट बैंक गढ़ने में भी महारत हासिल है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने महिलाओं को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखना और फिर सरकारी योजनाओं के जरिए उन्हें साधना शुरू किया। इस बार के यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी साइलेंट वोटर्स को दिया। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। महिला वोटर्स की ताकत को समझते हुए बीजेपी रणनीतिकारों ने बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही हैं। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। बीजेपी की मुफ्त राशन योजना, बेहतर कानून व्यवस्था यानी सुरक्षा, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और गरीबों के लिए पक्के मकान जैसी योजनाओं ने महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने में मदद की। तकरीबन हर गांव में महिलाओं को राशन के बैग मिले, जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर छपी थी। महिला के बारे में जब चर्चा होती थी राजनीतिक विशेषज्ञों के माध्यम से, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि महिला तो वहीं वोट करती है जहां उसका परिवार कहता है। उसने इस सोच की बेड़ियों को तोड़ा और कहा कि वो स्वयं में
इस बात से भलीभांति परिचित है कि उसे विकास के मुद्दे पर कब कहां किसको वोट देना है। सूबे में महिला वोटर्स की ताकत को देखते हुए सबसे पहले प्रियंका गांधी ने जाति की जगह जेंडर कार्ड को आगे बढ़ाया। उन्होंने 40% महिला उम्मीदवारों को यूपी के चुनावी अखाड़े में उतारा। कई लुभावने वादे किए, लेकिन कांग्रेस के टिकट से सिर्फ एक महिला उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंच पाई। वहीं बीजेपी गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़कर 25 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से 8 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। महिलाएं अगर इन स्कीम्स और इन इश्यूज को लेके अगर आपको सपोर्ट दे रही हैं, तो वो अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और बाकी कैटेगरीज को लांघ कर आपके ऊपर सपोर्ट व्यक्त कर रही हैं। सो ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है पॉलिटिक्स में कि आप समीकरणों को और जातीय और धर्म के समीकरणों को छोड़कर आप किसी और इश्यूज पे आप वोट पा सकते हैं। यूपी की तरह ही उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ने महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना के तहत सूबे के पशुपालक परिवारों को पशु आहार के वैक्यूम बैग उपलब्ध कराए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में घसियारी योजना न सिर्फ सूबे की महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने में मददगार साबित हुई, बल्कि बीजेपी ने महिलाओं से कनेक्शन भी जोड़ा, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को साफ साफ दिखा। जहां जहां बीजेपी जीती है, उनके सामने मतदान केंद्र में मत डालते वक्त एक बड़ा तबका है मतदाताओं का, जिसके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, या हिंदुत्व है या विकास है, जो भी, या इन सब का मिश्रण है, वो सब एक बड़ी वजह रहे। इसी तरह गोवा के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कई लुभावने वादे किए, लेकिन वहां की महिलाओं ने भी नई नई पार्टियों के चक्कर में आने की जगह अपना वोट एक मजबूत सरकार बनाने के लिए किया और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत तो कांग्रेस को दूसरी बड़ी पार्टी बनाया। मणिपुर में भी महिला वोट की माया साफ साफ महसूस की गई। निश्चित रूप से वो जमाना लद गया जब महिला पूरी तरह से घर के पुरुष के कहने पे मतदान करती थी। तो महिला एक अलग संगठित और बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक की तरह से एक बड़ा, जो आबादी का आधा हिस्सा है, उसकी तरह से स्थापित होती जा रही है। साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में महिला वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए जमकर दांव पेच दिखने तय माने जा रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों ही राज्यों में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी जीत के लिए महिला वोटरों को साधने के लिए फील्डिंग बिछाई थी, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली, जिसमें बड़ा रोल 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1000 रुपए देने के वायदे का रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि केजरीवाल का यह फॉर्मूला उत्तराखंड और गोवा में क्यों नहीं चला। इसका एक जवाब यह भी हो सकता है कि आज की तारीख में वोटर उसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहता है जिसके जीत की संभावना हो। कोई मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। संभवतः इसीलिए पंजाब में वोटरों ने बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी को चुना, तो दूसरे राज्यों में बीजेपी को। भारत माता की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि सामान्य परिवार की महिला क्या चाहती है, उसका सबसे बड़ा सपना और चुनौती क्या होती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को जोड़ने के लिए दिल्ली मॉडल दिखाया। उनके बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बनाने का वादा किया, तो हर महिला के खाते में 1000 रुपए देने का वादा भी कर डाला। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे।
गरीब और मिडिल क्लास की महिलाओं की उम्मीदों को परवाज देने और उनका भरोसा जीतने के लिए पंजाब में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में सूबे की महिलाओं से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का बड़ा मौका मिल गया। दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली और बेहतर इलाज का वादा पहले से ही था। बाद में जब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाया, उसके बाद झाड़ू के पक्ष में लहर और तेज होने लगी। दरअसल पंजाब में सत्ता पिछले कई दशकों से अकाली और कांग्रेस के बीच परिक्रमा कर रही थी। कांग्रेस ने यूपी की तर्ज पर पंजाब में महिला वोटर्स को जमकर साधने की कोशिश की। अपनी सरकार में महिलाओं की बेहतरी के लिए हुए काम गिनाए तो शिरोमणि अकाली दल ने गरीब तबकों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। लेकिन कहीं न कहीं सूबे की महिलाओं के जहन में ये बात भी रही होगी कि उनके बच्चे किस तरह नशे की चपेट में बर्बाद हुए, कि उनके बच्चों को रोजगार के लिए 7 समंदर पार जाना पड़ता है। ऐसे में पंजाब की महिला वोटर्स ने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए नए सियासी विकल्प को आजमाया। शिक्षित महिलाएं हैं और वो खुद अपनी विवेक से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसके आधार पर अब वो निर्णय लेने लगी हैं। पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा में भी महिलाओं को सरकार बनने पर हर महीने एक तय रकम देने का वादा किया था। लेकिन वहां ये दाव काम नहीं आया, क्योंकि वोटर्स के सामने मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी और कांग्रेस खड़ी थी। जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है, वहां आम आदमी पार्टी तेजी से उसका विकल्प बनने की राह पर बढ़ती दिख रही है। 2022 के चुनाव ने एक और तस्वीर साफ कर दी है। लोगों को ऐसे नेता और राजनीतिक दल पसंद आ रहे हैं जो उनकी जिंदगी आसान बनाने की राह में मददगार की भूमिका में खड़े दिखते हों। इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में बादल परिवार से कोई भी विधानसभा नहीं पहुंच पाया। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो सीएम रहते चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने का भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी को चुनाव तो जिता दिया, लेकिन खुद हार गए। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत और आम आदमी पार्टी के सीएम फेस अजय कोठियाल को भी हार का सामना करना पड़ा। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने हरा दिया। बीजेपी की लहर के बावजूद सुरेश राणा, संगीत सोम, मृगांका सिंह और रामवीर उपाध्याय जैसे चेहरे भी चुनाव हार गए। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के रथ से उतरकर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को भी लोगों ने खारिज कर दिया। मतलब लोग अब सिर्फ नेताओं की शख्सियत पर वोट नहीं कर रहे, वो एक ऐसा प्रतिनिधि और दल चाहते हैं जो उनके सुख और दुख में भागीदार बने। ऐसे में वही पार्टी और उसके उम्मीदवार वोट बली बन पाएंगे जो जनता के सपनों को पूरा करने के लिए 24/7 लोगों के साथ दिखेंगे। गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। ये नए तरह की राजनीति है जिसमें समाज के सबसे कमजोर आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। एक और अटैक इज बेस्ट डिफेंस है, तो दूसरी ओर पिछली सरकारों से बेहतर शासन प्रशासन का ब्लूप्रिंट। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तेजी से बदलती राजनीति में वोटर ईवीएम का बटन दबाकर भूल जाने वाली सोच से निकल रहा है।
अपने वोट के बदले मतदाता सरकार, विधायक और सांसद से उम्मीद कर रहा है कि उसकी जिंदगी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। उसे बड़े बड़े वादे ही नहीं, ऐसी बुनियादी सुविधाएं चाहिए जो उसकी रोजमर्रा की मुश्किलों को कम करे और अच्छे दिनों का एहसास कराए। इसीलिए चुनावी घोषणा पत्र में अब मुफ्त की रेबड़ियों से लोगों को ललचाने की कोशिश होती है। आने वाले दिनों में इस प्रवृत्ति के और तेज होने के चांस हैं। 2022 के नतीजों ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से जाति आधारित पार्टियों से गठबंधन कर बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हाँ, उनके गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिला। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या जात पात की राजनीति के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं? क्या मायावती की दलित राजनीति दम तोड़ चुकी है? कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर क्यों होती जा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की राह पर है? ऐसे कई सवालों के जवाब साल के आखिर में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिल जाएंगे। भले ही यूपी में अखिलेश यादव का गठबंधन सत्ता से बहुत दूर रह गया, लेकिन उनके गठबंधन का वोट बढ़ा है, विधानसभा में सीटें बढ़ी हैं। अखिलेश ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए जो प्रयोग किया, उसके नतीजों से एक बात साफ है कि सूबे से जात पात की राजनीति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जब तक इस देश में मूल्यों की राजनीति और जातिगत राजनीतियों से ऊपर कम से कम उत्तर प्रदेश जब तक नहीं उठेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। मायावती की बीएसपी इस बार यूपी विधानसभा में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। ऐसे में पार्टी के खराब प्रदर्शन की असली वजह पर ईमानदारी से सोचने की जगह मायावती हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने में लगी हुई हैं। मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता। कांग्रेस मंथन कर रही है कि यूपी में उसे इतने कम वोट क्यों मिले, पंजाब जैसा राज्य भी हाथ से क्यों निकला। तो बीजेपी अभी से 2022 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2023 की तैयारियों में भी जुट चुकी है। अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन अगले 18 महीनों में सियासी अखाड़े की तस्वीर कितनी बदल जाएगी, कितने गठबंधन बनेंगे, इसका अनुमान अभी से राजनीतिक पंडित लगाने लगे हैं। देखिए, अब 2024 की जो लड़ाई है वो कमोबेश प्रमुख विपक्षी दल कौन होगा, प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन होगा, मेन चैलेंजर कौन होगा बीजेपी की, उस पे सिमटती जा रही है। क्या वो टीएमसी होगी, क्या वो आप पार्टी होगी? बीजेपी अब सीधे मिशन 2024 की ओर देख रही है, लेकिन इस बड़े टारगेट को हासिल करने से पहले उसे बीच में पड़ने वाले कई छोटे बड़े चुनाव भी जीतने जरूरी हैं। इससे बड़ा लक्ष्य हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ चुनावी अखाड़े में उतरती है और तूफानी प्रचार रणनीति के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाने में जुट जाती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की रणनीति उन राज्यों पर खास तौर से फोकस करने की है जहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें वो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह लेने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। इनकलाब! इनकलाब! वंदे! किसी भी चुनाव में बीजेपी अपनी क्षमता से ज्यादा लड़ती दिखती है, लोगों को भरोसा देने की कोशिश करती है कि उसका मकसद सिर्फ लोगों की भलाई के लिए सत्ता हासिल करना है, खुद के सुख के लिए नहीं। इसी तरह आम आदमी पार्टी की राजनीति भी
गरीब और मिडिल क्लास की परिक्रमा करती दिखती है। अगर कभी बीजेपी ने गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में कमल खिलाया, तो अब आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर दूसरे राज्यों में सत्ता हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रही है। अगर बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, तो आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल का करिश्मा है। कांग्रेस जिस रास्ते आगे बढ़ रही है, उसमें विरोधियों से ज्यादा खुद से लड़ती दिखती है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं में फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा जो सबको एक बैनर के नीचे ला सके। ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कहने लगे हैं कि 2024 में लड़ी जाएगी असली लड़ाई, विपक्षी बीजेपी की चाल में न आए। लेकिन इतिहास के पन्नों से ये सीख भी लेनी चाहिए कि किसी भी बड़ी लड़ाई को जीतने के पहले छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी पड़ती हैं। साथ ही जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, वो इतिहास के पन्नों में सिमट जाते हैं। राजनीति और चुनावी रणनीति की खबरों और विश्लेषण के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कई गुदगुदाने वाले मीम्स से भरे पड़े हैं, जो चुनाव हारने वाले नेताओं के चेहरों पर भी मुस्कान लाने के लिए काफी हैं। ऐसे ही कुछ मीम्स का आनंद आप भी उठाइए। ये पहले कभी मेरी चाल बदल गई, अभी अभी मैं चली बन के प्रियंका डुबली माया डुबली अब की डूबी जयंत, प्रियंका डुबली माया डुबली अब की डूबी जयंत। अरे बाबा के बुलडोजर चली जब सीएम बनी है मोहन। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।